नमस्कार। आकाशवाणी से प्रस्तुत है समाचार प्रभात। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने विकसित देशों से जलवायु प्रतिबद्धताएं पूरी करने को कहा। श्री मोदी ने कहा, भारत के लोगों की ऊर्जा आवश्यकताएं अगले 20 वर्ष में दुगनी होने की संभावना। केंद्र ने कोरोना संक्रमण में कमी को देखते हुए राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को प्रतिबंधों की समीक्षा और संशोधन करने के निर्देश दिए। देश में अब तक 174 करोड़ से अधिक कोविड रोधी टीके लगाए गए। केंद्रीय मंत्री सर्बानंद सोनोवाल आज मुंबई में वाटर टैक्सी सेवा का शुभारंभ करेंगे। पंजाब, उत्तर प्रदेश और मणिपुर में विधानसभा चुनाव प्रचार तेज। मशहूर संगीतकार और गायक बप्पी लाहिड़ी का आज मुंबई में अंतिम संस्कार किया जाएगा। और भारत ने कोलकाता में 3 मैचों की क्रिकेट श्रृंखला के पहले T20 मैच में वेस्टइंडीज को 6 विकेट से हराया। समाचार प्रभात में अलका सिंह के साथ मैं विमलेंदु पांडे। कोरोना वायरस के नए स्वरूप ओमिक्रॉन को देखते हुए आपसे अपील है कि सतर्क रहें और पूर्ण टीकाकरण कराएं। 15 से 18 वर्ष के किशोरों और अन्य लोगों के टीकाकरण में भी मदद करें। सुरक्षित रहने के लिए कृपया 3 सरल उपायों का पालन अवश्य करें। मास्क पहनें, 2 गज की सुरक्षित दूरी बनाए रखें और हाथ और चेहरा साफ रखें। कोविड से संबंधित किसी भी जानकारी और मार्गदर्शन के लिए राष्ट्रीय हेल्पलाइन नंबर 011-2397-8046 और 1075 पर संपर्क करें। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि पर्यावरण की सुरक्षा जलवायु अनुकूल व्यवहार से ही की जा सकती है। ऊर्जा और संसाधन संस्थान टेरी के विश्व सतत विकास शिखर सम्मेलन को संबोधित करते हुए श्री मोदी ने कहा कि जलवायु संबंधी सफल कार्यों के लिए पर्याप्त आर्थिक सहायता की आवश्यकता है। इसके लिए विकसित देशों को वित्तीय और प्रौद्योगिकी हस्तांतरण की प्रतिबद्धताएं पूरी करनी होंगी। प्रधानमंत्री ने कहा कि भारत के लोगों की ऊर्जा आवश्यकताएं अगले 20 वर्ष में दोगुनी होने की संभावना है और इससे इनकार का मतलब लाखों लोगों को जीवन से इनकार करना है। प्रधानमंत्री ने कहा कि गरीबों को समान ऊर्जा उपलब्ध कराना भारत की पर्यावरण नीतियों का मुख्य स्तंभ रहा है। इक्विटेबल एनर्जी एक्सेस टू द पुअर हैज बीन ए कॉर्नरस्टोन ऑफ आवर एनवायरमेंटल पॉलिसी। Through Ujjwala Yojana, more than 90 million households have been provided access to clean cooking fuel. प्रधानमंत्री ने कहा कि भारत के लोग हमेशा प्रकृति और संस्कृति के साथ मिलकर जीवन जीते रहे हैं। संस्कारों, दैनिक रीति रिवाजों और अनेक फसल पर्वों में भारतीयों का प्रकृति के साथ मजबूत संबंध दिखाई देता है। श्री मोदी ने कहा कि धरती और प्रकृति के लिए हमारी प्रतिबद्धताएं सुदृढ़ नहीं हैं। We have heard people call our planet fragile, but it is not the planet that is fragile. It is us. We are fragile. Our commitments to the planet, to nature, have also been fragile. कल से शुरू हुए 3 दिवसीय शिखर सम्मेलन में जलवायु परिवर्तन, सतत ऊर्जा उत्पादन और संसाधन सुरक्षा पर विचार विमर्श होगा। विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने कहा कि निजी कंपनियों के लिए अंतरिक्ष क्षेत्र को खोलने के बाद बड़ी संख्या में नवोन्मेषी स्टार्टअप आगे आ रहे हैं। नई दिल्ली में कल पृथ्वी भवन में विज्ञान मंत्रालयों और विज्ञान विभागों की उच्च स्तरीय संयुक्त बैठक की अध्यक्षता करते हुए डॉक्टर सिंह ने कहा कि अंतरिक्ष क्षेत्र में 50 से अधिक स्टार्टअप काम कर रहे हैं और उनमें से लगभग 10 के पास 50 करोड़ रुपए या उससे अधिक का वित्त पोषण है। उन्होंने बताया कि अभी तक सरकार ने 38 मंत्रालयों ने विभिन्न क्षेत्रों के लिए प्रौद्योगिकी सहायता की मांग की है। विद्युत, नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्री राजकुमार सिंह ने कहा कि सरकार चाहती है कि सभी घरों में 24 घंटे निर्बाध बिजली आपूर्ति हो। उन्होंने कहा कि पिछले 7 वर्षों में भारत ने अपनी क्षमता बढ़ाकर 3,95,000 मेगावाट तक की है, जबकि अधिकतम मांग 2 लाख मेगावाट है।
नई दिल्ली में अपने मंत्रालय द्वारा आयोजित एक कार्यक्रम में श्री सिंह ने कहा कि भारत में अब एकीकृत राष्ट्रीय ग्रिड है। सरकार ने सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को कोरोना संक्रमित लोगों की संख्या में कमी को देखते हुए कोविड स्थिति की समीक्षा करने और कोविड प्रतिबंध संशोधित करने को कहा है। स्वास्थ्य सचिव राजेश भूषण ने इस संबंध में राज्यों के मुख्य सचिवों और मुख्य प्रशासकों को पत्र लिखा है। उन्होंने कहा कि 21 जनवरी से देश में कोविड महामारी में निरंतर गिरावट देखी जा रही है। श्री भूषण ने कहा कि पिछले महीने संक्रमित लोगों की संख्या में वृद्धि के बाद कुछ राज्यों ने अपनी सीमाओं और हवाई अड्डों पर अतिरिक्त प्रतिबंध लगा दिए थे। उन्होंने कहा कि अतिरिक्त प्रतिबंधों से लोगों के आवागमन और आर्थिक गतिविधियों में बाधा न हो, इस बात का ध्यान रखा जाना चाहिए। गुजरात में कल 884 लोगों में कोरोना संक्रमण की पुष्टि हुई। इस बीच कल गुजरात में 1,68,132 कोविड रोधी टीके लगाए गए। राज्य में अब तक 10 करोड़ 15 लाख से अधिक टीके लगाए जा चुके हैं। गोवा में सभी वयस्कों को कोविड टीके की दोनों डोज लग गई है। स्वास्थ्य सेवा निदेशक ईरा अल्मेडा ने कहा कि गोवा में 11,66,000 पात्र वयस्क आबादी को 100% कोविड टीके की दोनों डोज लग गई है। उन्होंने कहा कि रविवार और सार्वजनिक अवकाश पर भी कोविड टीकाकरण नहीं रोका गया और कुछ केंद्रों पर सुबह 8 बजे से रात 8 बजे तक टीकाकरण किया गया। केरल में कोरोना के ओमिक्रॉन वेरिएंट का संक्रमण लगातार कम हो रहा है। राज्य में कल 12,223 नए रोगी सामने आए, जबकि 21,906 लोगों को महामारी से स्वस्थ होने के बाद विभिन्न अस्पतालों से छुट्टी दे दी गई। राज्य में संक्रमण दर घटकर 15.75% रह गई है। दिल्ली में कल 766 लोगों में कोरोना संक्रमण की पुष्टि हुई। दिल्ली सरकार ने कहा कि कल 901 रोगी संक्रमण से स्वस्थ हुए, जबकि 5 लोगों की जान गई। फिलहाल राष्ट्रीय राजधानी में उपचाराधीन मरीजों की संख्या 3,197 है। पिछले 24 घंटों में कुल 89,670 लाभार्थियों को टीके लगाए गए। राष्ट्रव्यापी कोविड टीकाकरण अभियान के अंतर्गत अब तक लगभग 174 करोड़ से अधिक टीके लगाए जा चुके हैं। स्वास्थ्य मंत्रालय ने बताया है कि कल शाम 7 बजे तक 31 लाख से अधिक टीके लगाए गए। अब तक 1 करोड़ 82 लाख से अधिक एहतियाती डोज दी जा चुकी है। देश में स्वस्थ होने की दर 97.94% है। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। माँ कब आएगा? अभी आएगा। अरे बोलो ना माँ, कब आएगा? बोला ना, अभी आ जाएगा। ये ले, आ गया कुआं। अरे कुआं नहीं माँ, हमारे घर नल से जल कब आएगा? नल से जल? अरे गुड्डी, बहुत जल्दी आएगा पानी। जल जीवन मिशन आ चुका है। हम 1 कदम उठाएंगे तो सरकार 10 कदम उठाएगी। सच? तुम्हारे मुंह में घी शक्कर। घी शक्कर नहीं माँ, स्वच्छ जल। 2024 तक देश के सभी 19 करोड़ घरों में पहुंचेगा पीने का साफ पानी। अब होगा हर घर जल। जल जीवन मिशन, जल शक्ति मंत्रालय, भारत सरकार। मामा। हाँ गुड्डी। आप नाना जी से इतना डरते क्यों? मैं सवाल ही नहीं। पापा जी, पापा 10,000 रुपए अभी? हाँ, अभी बैंक जाकर भेजता हूँ। डर गए ना? इस डर को और बढ़ाते। मतलब? आज तो संडे है। बाप रे, अब क्या होगा? रिलैक्स, बैंक बंद है, बैंकिंग सर्विसेज नहीं। ये मिलेंगी डेली 24 घंटे। कैसे? अब बैंकिंग है आसान, डिजिटल बैंकिंग। सिर्फ 1 उंगली का है काम। बताओ कैसे भेजे? NEFT, IMPS, UPI कोई भी? लो मामा, हो गया। भाई बात, फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस कहीं भी कभी भी। अब मैं भी बनूंगा डिजिटल, फिर नो डैड। अरे नाना जी, आप यहाँ? पापा गुड्डी, तुम भी ना। RBI कहता है, डिजिटल चुनो सुरक्षा के साथ। समाचार प्रभात में आपका फिर स्वागत है। उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव के तीसरे, पंजाब में 1 और मणिपुर में दूसरे चरण में होने वाले चुनाव के लिए प्रचार अभियान जोरों पर है। विभिन्न राजनीतिक दलों के स्टार प्रचारक और प्रमुख नेता रैलियां कर रहे हैं।
उत्तर प्रदेश और पंजाब में मतदान 20 फरवरी को होगा, जबकि मणिपुर में पहले चरण में 28 फरवरी को वोट डाले जाएंगे। उत्तर प्रदेश से हमारे संवाददाता ने बताया है कि आज राज्य में कई नेता विभिन्न जिलों का दौरा करेंगे। वरिष्ठ भाजपा नेता और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज फतेहपुर जिले में एक जनसभा को संबोधित करेंगे। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह पार्टी उम्मीदवारों के पक्ष में फिरोजाबाद जिले में प्रचार करेंगे। वहीं रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह कन्नौज में पार्टी उम्मीदवारों के लिए वोट मांगेंगे। AIMIM पार्टी के मुखिया असदुद्दीन ओवैसी भी कन्नौज जिले में प्रचार करेंगे। बहुजन समाज पार्टी की मुखिया मायावती बांदा में चुनाव प्रचार करेंगी। वहीं समाजवादी पार्टी प्रमुख अखिलेश यादव फिरोजाबाद, इटावा और मैनपुरी जिलों में पार्टी प्रत्याशियों के पक्ष में वोट मांगेंगे। आजाद समाज पार्टी के अध्यक्ष चंद्रशेखर आजाद भी कानपुर देहात जिले में आज चुनाव प्रचार करेंगे। इस बीच भारतीय जनता पार्टी ने विधानसभा चुनाव के लिए 3 उम्मीदवारों की नई सूची जारी की है। वहीं बहुजन समाज पार्टी ने 7 उम्मीदवारों की और अपना दल एस ने 3 उम्मीदवारों की नई सूची 7वें चरण के लिए जारी की है। सुशील चंद्र तिवारी, आकाशवाणी समाचार, लखनऊ। मणिपुर में 265 उम्मीदवार चुनावी मैदान में हैं। ब्यौरा हमारे संवाददाता से। मणिपुर में 17 महिला उम्मीदवार अपनी किस्मत आजमा रही है, जिनमें पहले चरण में 15 महिला उम्मीदवार शामिल है। मणिपुर विधानसभा के 12वीं आम चुनाव के लिए 30 इंडिपेंडेंट उम्मीदवार मैदान में हैं। 265 उम्मीदवारों के भाग्य का फैसला 24,966 मतदाता करेंगे। ट्रांसजेंडर मतदाताओं की संख्या 208 है। मणिपुर में आगामी चुनावों के लिए मतदान केंद्रों की कुल संख्या बढ़कर 2,968 हो गए हैं। 529 सभी महिला मतदान केंद्र और 115 मॉडल मतदान केंद्र होंगे। आकाशवाणी समाचार के लिए इम्फाल से जेजे थोक्चोम। बिहार में लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला आज बिहार के विधायकों के लिए ज्ञानवर्धन कार्यक्रम का उद्घाटन करेंगे। एक दिन का ये कार्यक्रम बिहार विधानसभा के केंद्रीय कक्ष में होगा। लोकसभा अध्यक्ष इस अवसर पर बिहार विधानसभा के टेलीविजन का भी शुभारंभ करेंगे। बिहार विधानसभा अध्यक्ष विजय कुमार सिन्हा ने बताया कि श्री बिरला दोनों सदनों के सदस्यों को भी संबोधित करेंगे। उन्होंने कहा कि इस कार्यक्रम में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार मुख्य अतिथि होंगे। आगे बढ़ने से पहले एक नजर मुख्य समाचारों पर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने विकसित देशों से जलवायु प्रतिबद्धताएं पूरी करने को कहा। श्री मोदी ने कहा, भारत के लोगों की ऊर्जा आवश्यकताएं अगले 20 वर्षों में दोगुनी होने की संभावना। केंद्र ने कोरोना संक्रमण में कमी को देखते हुए राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को प्रतिबंधों की समीक्षा और संशोधन करने के निर्देश दिए। देश में अब तक 174 करोड़ से अधिक कोविड रोधी टीके लगाए गए हैं। केंद्रीय मंत्री सर्बानंद सोनोवाल आज मुंबई में वाटर टैक्सी सेवा का शुभारंभ करेंगे। पंजाब, उत्तर प्रदेश और मणिपुर में विधानसभा चुनाव प्रचार तेज। सुप्रसिद्ध संगीतकार और गायक बप्पी लाहिड़ी का आज मुंबई में अंतिम संस्कार किया जाएगा। और भारत ने कोलकाता में 3 मैचों की क्रिकेट श्रृंखला के पहले T20 मैच में वेस्टइंडीज को 6 विकेट से हराया। अरे वाह, लेजेंड की बैट, इससे तो मैं खेलूंगा। फ्यूचर बैटिंग लेजेंड मैं हूँ। इसमें जिसका नाम लिखा है बैट उसी को मिलेगी। अरे यार, देखा, अगर इस पे मेरा नाम नहीं लिखा होता तो कितनी दिक्कत हो जाती। इसलिए RBI कहता है बैंक अकाउंट हो या बैंक लॉकर, उसमें नॉमिनी का नाम जरूर दर्ज करें ताकि आपकी जमा पूंजी उसी को मिले जिसे आपने नामित किया है। RBI कहता है जानकार बनिए, सतर्क रहिए। अधिक जानकारी के लिए 14440 पर मिस्ड कॉल दें। भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा जनहित में जारी। मुंबई से नवी मुंबई के विभिन्न स्थानों पर पहुंचने के लिए वाटर टैक्सी सेवा आज से शुरू हो जाएगी। केंद्रीय पत्तन, पोत परिवहन और जलमार्ग मंत्री सर्बानंद सोनोवाल आज मुंबई में इस सेवा का शुभारंभ करेंगे। वाटर टैक्सी सेवा से मुंबई और नवी मुंबई के बीच यात्रा का समय 45 मिनट से 1 घंटे तक कम हो जाएगा। केंद्रीय पोत परिवहन राज्य मंत्री श्रीपद नाइक ने बताया कि वाटर टैक्सी से शहर में लोगों को ट्रैफिक की समस्या से निजात मिलेगी।
बहुत बड़ा कार्यक्रम आज हो रहा है। हमारे शिपिंग मिनिस्ट्री ने जो वाटर टैक्सी का प्रोजेक्ट शुरू किया हुआ है, ये वाटर टैक्सी रोड का अंतर जो है वो कम हो जाएगा और लोगों को निश्चित तौर से सुविधा मिलेगी। इसके लिए सेंट्रल गवर्नमेंट राज्य सरकार को ये सब वाटर टैक्सी का प्रोजेक्ट आज दे रहे हैं कि कार्यक्रम अच्छा चलेगा आगे और लोगों को सुविधा मिलेगी। उत्तर प्रदेश के कुशीनगर जिले में कल शाम एक दुर्घटना में 11 महिलाओं सहित 2 बच्चों समेत 13 लोगों की मौत हो गई। ये घटना नेबुआ नौरंगिया गांव में हुई, जहां बड़ी संख्या में महिलाएं और बच्चे विवाह समारोह में शामिल होने पहुंचे थे। वे एक सीमेंट की स्लैब पर बैठे थे, जिसका उपयोग एक पुराने कुएं को ढकने के लिए किया जाता था। स्लैब अचानक टूट गई और वे सभी कुएं में गिर गए। जिलाधिकारी एस सजलिंगम ने मीडियाकर्मियों को बताया कि स्लैब का मलबा महिलाओं और बच्चों के ऊपर से कुएं में गिर गया। मौके पर पहुंची पुलिस ने देर रात तक बचाव अभियान जारी रखा। घायलों को अस्पताल में भर्ती कराया गया है। 2 बच्चों की हालत गंभीर है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि उत्तर प्रदेश के कुशीनगर जिले में हुई दुर्घटना हृदय विदारक है। एक ट्वीट में श्री मोदी ने कहा कि स्थानीय प्रशासन हर संभव सहायता देने में लगा है। प्रधानमंत्री ने इस दुर्घटना में मारे गए लोगों के परिवारों के प्रति संवेदना व्यक्त की और घायलों के शीघ्र स्वस्थ होने की कामना की। सरकार ने क्षमता विकास कार्यक्रम 31 मार्च 2026 तक जारी रखने को मंजूरी दी है। इस कार्यक्रम का उद्देश्य तकनीकी और मानव संसाधन सहित बुनियादी सुविधाओं को मजबूत बनाना है। इसके अंतर्गत विश्वसनीय सरकारी आंकड़े समय पर उपलब्ध कराने पर बल दिया जाता है। सुप्रसिद्ध गायक संगीतकार बप्पी लाहिड़ी का अंतिम संस्कार आज मुंबई में किया जाएगा। उनके परिवार ने बताया कि बप्पी दा का अंतिम संस्कार बेटे बप्पा लाहिड़ी के अमेरिका से आने के बाद किया जाएगा। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद, उपराष्ट्रपति एम वेंकैया नायडू, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, सूचना और प्रसारण मंत्री अनुराग ठाकुर ने बप्पी लाहिड़ी के निधन पर हो गई इंतजार की आईना। और अब क्रिकेट। भारत ने 3 मैचों की श्रृंखला के पहले T20 मैच में कल रात कोलकाता के ईडन गार्डन्स में वेस्टइंडीज को 6 विकेट से हरा दिया। इस जीत के साथ ही भारत ने 3 मैचों की श्रृंखला में 1-0 की बढ़त हासिल कर ली है। दूसरा T20 अंतर्राष्ट्रीय मैच कल ईडन गार्डन्स में ही खेला जाएगा। आजादी का अमृत महोत्सव कार्यक्रम के अंतर्गत आकाशवाणी समाचार अपनी श्रृंखला वीर गाथा में प्रत्येक बृहस्पतिवार परिक्रमा कार्यक्रम में शाम 4:45 पर प्रमुख क्रांतिकारियों की प्रेरक कहानी प्रस्तुत करता है। आजादी के अमृत महोत्सव के पावन अवसर पर आकाशवाणी समाचार के कार्यक्रम परिक्रमा में बृहस्पतिवार को शाम 4:45 पर सुनिए देश की आजादी में अपना अमूल्य योगदान देने वाले भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के सेनानियों की वीर गाथा। आजादी के अमृत महोत्सव के अंतर्गत आइए अब सुनते हैं आकाशवाणी की विशेष प्रस्तुति आजादी का सफर। आजादी का अमृत महोत्सव।
आजादी का सफर आकाशवाणी के साथ। भारत का गौरवशाली स्वतंत्रता संग्राम आधुनिक विश्व के अब तक के सबसे बड़े संघर्षों में से एक है। आकाशवाणी समाचार आपके लिए प्रतिदिन लेकर आता है इस संघर्ष की एक झलक। 17 फरवरी 1931 को महात्मा गांधी ने ब्रिटिश वायसरॉय लॉर्ड इरविन से वायसरॉय के आवास पर मुलाकात की। उन्होंने गांधी जी को चाय की पेशकश की, लेकिन उन्होंने चाय पीने से मना कर दिया और कहा कि वो एक गिलास नींबू पानी लेना पसंद करेंगे। बताते हैं कि गांधी जी तभी दांडी मार्च और नमक सत्याग्रह के कारण गिरफ्तार किए जाने के बाद जेल से छूटे थे, इसलिए वे नमक की पुड़िया साथ लेकर गए थे और नींबू पानी में उन्होंने अपना बनाया हुआ नमक ही डाला था। भव्य वायसराय हाउस में सादे कपड़ों में लिपटे गांधी जी की तस्वीरें देखकर लंदन में कई महत्वपूर्ण लोग भड़क गए। विंस्टन चर्चिल ने सविनय अवज्ञा के उग्र अभियान का संचालन कर रहे इस देशद्रोही फकीर का वाइस रेगल पैलेस की सीढ़ियां चढ़ना चिंताजनक है। गांधी जी और वायसराय इरविन 5 मार्च 1931 तक 8 बार मिले और अंततः गांधी इरविन समझौता हुआ। हम नगा आध्यात्मिक और स्वतंत्रता सेनानी रानी गाइदनल्यू को भी याद करते हैं, जिनकी मृत्यु 17 फरवरी 1993 को हुई थी। रोंगमई जनजाति की युवा महिला गाइदनल्यू ने मणिपुर, नागालैंड और असम में अंग्रेजों के खिलाफ सशस्त्र विद्रोह का नेतृत्व किया था। रानी गाइदनल्यू का जन्म 26 जनवरी 1915 को मणिपुर के वर्तमान तामेंगलोंग जिले में हुआ था। 1927 में 13 साल की उम्र में गाइदनल्यू अपने भाई हैपो जादोनांग के साथ हेराका आंदोलन में शामिल हो गईं। इस आंदोलन का उद्देश्य नगा जनजातीय धर्म को पुनर्जीवित करना और ब्रिटिश शासन को समाप्त कर नगा लोगों के शासन की स्थापना करना था। 1932 में सिर्फ 16 साल की आयु में अंग्रेजों ने उन्हें गिरफ्तार कर लिया और आजीवन कारावास की सजा सुनाई। 1932 और 1947 के बीच इस नगा स्वतंत्रता सेनानी को पूर्वोत्तर भारत की कई जेलों में रखा गया था। सैतालीस में रिहा होने के बाद गाइदनल्यू ने समुदाय की भलाई के लिए काम करना जारी रखा। जवाहरलाल नेहरू ने उन्हें पहाड़ियों की बेटी के रूप में वर्णित किया और उनके साहस के लिए उन्हें रानी की उपाधि दी। 1982 में उन्हें पद्म भूषण से भी नवाजा गया। हम महान स्वतंत्रता सेनानी को सलाम करते हैं। हम स्वतंत्रता सेनानी और सामाजिक कार्यकर्ता पेरिन बेन कैप्टन को भी याद करते हैं, जो प्रसिद्ध भारतीय बुद्धिजीवी और नेता दादा भाई नौरोजी की पूती थीं। पेरिन बेन का जन्म 12 अक्टूबर 1888 को कच्छ जिले में हुआ था। उन्होंने पेरिस विश्वविद्यालय में अध्ययन किया। पेरिस में रहते हुए वो भीकाजी कामा के संपर्क में आईं और राष्ट्रवादी गतिविधियों में भाग लेना शुरू कर दिया। 1911 में वो भारत आईं। वे महात्मा गांधी से मिलीं और उनके आदर्शों से काफी प्रभावित हुईं। 1919 तक उन्होंने गांधी जी के साथ काम करना शुरू कर दिया। 1920 में वो स्वदेशी आंदोलन में शामिल हो गईं और खादी पहनना शुरू कर दिया। 1921 में उन्होंने राष्ट्रीय स्त्री सभा की स्थापना में सहायता की, जो गांधीवादी आदर्शों पर आधारित एक महिला संगठन था।
पेरिन ने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की कई परिषदों में कार्य किया। वे 1930 में बॉम्बे प्रांतीय कांग्रेस कमेटी की पहली महिला अध्यक्ष बनी। उन्होंने सविनय अवज्ञा आंदोलन में भाग लिया और उन्हें जेल में डाल दिया गया। 1930 के दशक में जब गांधी सेवा सेना का पुनर्गठन किया गया तो उन्हें इसकी मानद महासचिव बनाया गया। 1958 में मृत्यु तक वे इस पद पर रहीं। इस महान स्वतंत्रता सेनानी को आकाशवाणी का नमन। हम त्रिपुरा के स्वतंत्रता सेनानी चांद मियां को भी याद करते हैं। 17 फरवरी 1932 को लगभग 15,000 किसान ब्रिटिश आदेशों की अवहेलना करते हुए किसान दिवस मनाने के लिए एकत्रित हुए। अशांति को भांपते हुए पुलिस ने उन्हें तितर बितर करने के लिए गोलियां चलाईं और चांद मियां की इसी में मौत हो गई। हम इस महान शहीद को सलाम करते हैं। इसके साथ ही आजादी का सफर आकाशवाणी समाचार के संग श्रृंखला का ये अंक समाप्त हुआ। मिलते हैं कल अगली कड़ी में। आजादी का अमृत महोत्सव के लिए सभी उपभोक्ताओं को शुभकामनाएं। हॉलमार्क सोने की शुद्धता सुनिश्चित करता है। हमेशा हॉलमार्क वाले सोने के आभूषण खरीदें। उपभोक्ता संबंधित किसी भी शिकायत के लिए कृपया राष्ट्रीय उपभोक्ता हेल्पलाइन के टोल फ्री नंबर 14404 पर संपर्क करें। उपभोक्ता मामले विभाग, भारत सरकार द्वारा जनहित में जारी। जागो ग्राहक जागो। केरल में प्रसिद्ध वार्षिक अट्टुकाल पोंगल उत्सव आज तिरुवनंतपुरम में मनाया जा रहा है। कोविड महामारी के कारण इसकी भव्यता पहले के मुकाबले कम है। पोंगाला तैयार करने को तिरुवनंतपुरम में आट्टुकाल देवी मंदिर का एक शुभ अनुष्ठान माना जाता है। हालांकि सार्वजनिक स्थानों और सड़कों के किनारे पोंगाला तैयार करने की अनुमति नहीं होगी। जिले में आज स्थानीय अवकाश घोषित किया गया है, जहां पोंगाला प्रसाद की तैयारी सुबह 10:50 पर शुरू होगी और तीसरे पहर समाप्त होगी। पार्वती वी की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से प्रियंका अरोड़ा। तेलंगाना के मुलुगु जिले में त्रिवार्षिक मेदाराम जनजातीय मेला शुरू हो गया है। ये उत्सव एशिया का सबसे बड़ा जनजातीय मेला माना जाता है। ये मेला मेदाराम गांव में 4 दिन तक आयोजित होता है। मेदाराम गांव हैदराबाद से लगभग 250 किलोमीटर दूर है। मान्यता है कि इस अवसर पर काकतीय शासकों के उत्पीड़न के खिलाफ समक्का और सारलम्मा की लड़ाई का स्मरण किया जाता है। और अब एक नजर आज के मौसम पर। उत्तर भारत में श्रीनगर, लेह, गिलगित और मुजफ्फराबाद में बादल छाए रहेंगे और वर्षा हो सकती है। जम्मू में आसमान साफ रहेगा, लेकिन दोपहर या शाम को बादल छा सकते हैं। पूर्वोत्तर में इम्फाल, कोहिमा, ईटानगर और गैंगटॉक में बादल छाए रहने का अनुमान है, जबकि शिलांग और आइजोल में आसमान साफ रहेगा। अलका, बताएं कि आज के समाचार पत्रों में क्या विशेष है? जी विमलेंदु, कोरोना संक्रमण में कमी को देखते हुए पाबंदियों में ढील देने की केंद्र की सलाह अखबारों की अहम खबर है। जनसत्ता की सुर्खी है सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के मुख्य सचिवों को केंद्र का पत्र। अतिरिक्त पाबंदियों की समीक्षा या संशोधन होगा उपयोगी। रूस यूक्रेन तनाव के बीच यूक्रेन में फंसे भारतीयों की वापसी पर राष्ट्रीय सहारा लिखता है, यूक्रेन पर केंद्र का एग्जिट प्लान तैयार। भारतीयों की सुरक्षित स्वदेश वापसी के लिए युद्ध स्तर पर चल रहा है काम। नवभारत टाइम्स का कहना है, दिल्ली और कीव के लिए ईमेल आईडी और हेल्पलाइन भी जारी। हिन्दुस्तान की खबर है, असम में 52 उग्रवादियों का आत्मसमर्पण। कार्बी आंगलोंग जिले में दिमासा नेशनल लिबरेशन आर्मी की 4 महिलाओं समेत कुल 52 सदस्यों ने हथियार डाले। दैनिक भास्कर की खबर है, दुनिया में पहली बार गर्भनाल खून से एचआईवी का इलाज। डॉक्टरों ने कहा अब ज्यादा डोनर मिल सकेंगे। इससे पहले 2 मरीजों का बोन मैरो ट्रांसप्लांट पद्धति से हुआ था इलाज। दैनिक जागरण का कहना है, खाद्यान्न पैदावार 31 करोड़ टन से अधिक रहने का अनुमान। वर्तमान फसल वर्ष में खाद्यान्न उत्पादन का दूसरा अग्रिम अनुमान जारी। तिलहन की रिकॉर्ड तोड़ पैदावार का अनुमान। सरसों उत्पादन 1 करोड़ 15 लाख टन होने की संभावना। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने विकसित देशों से जलवायु प्रतिबद्धताएं पूरी करने को कहा। श्री मोदी ने कहा, भारत के लोगों की ऊर्जा आवश्यकताएं अगले 20 वर्ष में दोगुनी होने की संभावना।
केंद्र ने कोरोना संक्रमण में कमी को देखते हुए राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को प्रतिबंधों की समीक्षा और संशोधन करने के निर्देश दिए। देश में अब तक 174 करोड़ से अधिक कोविड रोधी टीके लगाए गए। केंद्रीय मंत्री सर्बानंद सोनोवाल आज मुंबई में वाटर टैक्सी सेवा का शुभारंभ करेंगे। पंजाब, उत्तर प्रदेश और मणिपुर में विधानसभा चुनाव प्रचार तेज। इसके साथ ही समाचार प्रभात का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।